जय हिंद। स्वागत है आपका न्यूज़ बिहार में। चलिए देखते हैं आज के तमाम बड़ी खबरों को। सोनपुर मेले में कभी होती थी हाथियों की दौड़, जुड़ती थी हजारों की भीड़। जाने मेले से जुड़ी कुछ खास बातें। हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेले की खास पहचान यहाँ आने वाले हाथी, घोड़े, गाय, भैंस व अन्य पशुओं से रही है। कहते हैं कि कभी यहाँ अंग्रेज अफसर घुड़सवारी और पोलो खेलने आते थे। उस वक्त यह मेला हाजीपुर तक फैला हुआ था। यहाँ के रमना मैदान में घुड़दौड़ के साथ साथ हाथियों की दौड़ भी हुआ करती थी। हालांकि अब यहाँ हाथी दौड़ नहीं होती। 1958 में प्रकाशित मुजफ्फरपुर गैजेटियर के अनुसार अंग्रेज ऑफिसर लॉर्ड क्लाइव ने 1803 में यहाँ सबसे बड़े से अस्तबल का निर्माण कराया था। नेपाल रेजिमेंट के रूप में तैनात नाक्स नामक अंग्रेज अफसर को उसका कैप्टन बनाया गया था। कहते हैं कि हाजीपुर में एक रेस कोर्स का भी निर्माण कराया गया था। सन 1837 में गंडक में बाढ़ आई के कारण वह रेस कोर्स बह गया था। उसके बाद उसे सोनपुर में शिफ्ट कर दिया गया था। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 1 महीने तक लगने वाले इस मेले की शुरुआत कब हुई, इसका कोई पुख्ता प्रमाण तो नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के लिए भी यहाँ से हाथी घोड़े खरीदे जाते थे। मुगल बादशाह अकबर, ईस्ट कंपनी के लॉर्ड क्लाइव और बाबू वीर कुंवर सिंह भी मेले में आए। बिहार में सूदखोरों का अपना बैंक। हर साल 10,000 करोड़ से अधिक का होता है कारोबार। सूदखोरों के जाल में फंसने वाला नवादा का गुप्ता परिवार इकलौता नहीं है। राज्य में 5,000 से अधिक सूदखोर तकरीबन 10,000 करोड़ की समानांतर बैंकिंग व्यवस्था खड़ी कर चुके हैं, वह भी ब्याज की दर 8 से 10% महीने पर। इसका अर्थ यह है कि किसी ने 10,000 कर्ज लिया है तो उसे हर माह 1,000 सिर्फ सूद देना होगा। 12 महीने तक पैसा नहीं लौटाने पर 10,000 कर्ज के एवज में 12,000 सूद की अदायगी की जाती है। मूलधन 10,000 की देनदारी अलग रहती है। आधिकारिक तौर पर प्रशासन के पास भले कोई आंकड़ा न हो, पर एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि सभी जिलों व कस्बों तक में कर्ज देने वाले मौजूद हैं। इनसे छोटा बड़ा कर्ज लेने का चलन आम है। लोगों की मजबूरी उन्हें ऐसे लोगों तक पहुंचा देती है। आश्चर्य की बात यह है कि यह सब तब हो रहा है जब प्रदेश में महाजनी प्रथा को रोकने के स्पष्ट कानून है। सरकार ने सभी जिलों में एक डीएम स्तर के अधिकारी को नॉन बैंकिंग कारोबार समेत सूदखोरी के इस तरह के कारोबार से लोगों को बचाने के लिए जिम्मेवार दे रखी है। पटना हाईकोर्ट ने भागलपुर और सीमांचल इलाके में चल रहे गुंडा बैंक से जुड़े लोगों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद भागलपुर इलाके में कई ऐसे कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सूद के इस धंधे में कई सफेद पोश भी शामिल हैं, जिनके चुंगल में छोटे बड़े कारोबारी और मध्यवर्गीय परिवार फंसा है। पिछले दिनों नवादा में सूदखोरों की प्रताड़ना से ग्रस्त होकर एक ही परिवार के 6 सदस्यों ने आत्महत्या कर ली थी। रामकृष्ण नगर में आपसी वर्चस्व में 2 गुटों में गोलीबारी, एक महिला और युवक को लगी गोली। राजधानी पटना के रामकृष्ण नगर थाना अंतर्गत ढेलवा गांव के पास स्थित ज्योतिष बाबा पथ में शनिवार की देर शाम अचानक आपसी वर्चस्व में 2 गुटों के बदमाशों के बीच गोलियां तड़तड़ाने लगी। हालांकि गोलीबारी का शिकार 2 राहगीर हो गए। अचानक बाजार में गोलीबारी के अफरा तफरी का माहौल बन गया। गोलीबारी करने वाले बदमाश फरार हो गए। इसके बाद लोगों ने देखा सड़क पर एक महिला और एक छात्र गोली लगने से घायल होकर तड़प रहे थे। अनन फानन लोगों ने दोनों को इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम ले गए। महिला के बाएं जांघ में गोली लगी है, जबकि छात्र को उसके बाएं हाथ में गोली लगी है। मामले की सूचना मिलते ही रामकृष्ण नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई। इस गोलीबारी में घायल अभय राज और महिला नीलू देवी भी स्थानीय इलाके के ही रहने वाले हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक महिला पूजा करने जा रही थी, तभी उसे गोली लग गई। जबकि अभय राज छात्र है, वह किसी काम से बाजार से गुजर रहा था तो उसे गोली लग गई। बताया जाता है कि सोरंगपुर निवासी विकास और विग्रहपुर निवासी सूरज के बीच वर्चस्व की लड़ाई में गोलीबारी हुई। पिछले 26 जनवरी को भी इन दोनों के बीच गोलीबारी हो चुकी थी, जिसकी प्राथमिकी कंकड़बाग थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस घटना के बाद दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं। बाढ़ परियोजना ने एनटीपीसी का स्थापना दिवस समारोह में जीता 3 स्वर्ण, ओवरऑल चैंपियन कैटेगरी में मिला खिताब। एनटीपीसी के 48वें स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में एनटीपीसी बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट ने अपने कार्यकलाप में अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। स्थापना दिवस के मौके पर 11 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित इस समारोह में एनटीपीसी बाढ़ को कई पुरस्कार मिला। स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर एनटीपीसी बाढ़ को प्रदर्शन वर्ष 2021 से 22 के लिए परियोजना प्रबंधन और सुरक्षा पुरस्कार श्रेणी के साथ ही समग्र चैंपियन श्रेणी में भी विजेता श्रेणी का पुरस्कार मिला। इसके साथ ही एनटीपीसी बाढ़ में कुल 3 स्वर्ण शक्ति पुरस्कार भी हासिल किया। एनटीपीसी द्वारा प्रति वर्ष कर्मचारियों को बेहतर प्रदर्शन करने और संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से परियोजनाओं को एनटीपीसी स्वर्ण शक्ति पुरस्कार दिए जाते हैं। इस बार दिए जाने वाले पुरस्कार केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने एनटीपीसी पूर्व क्षेत्र 1 के कार्यकारी निदेशक डीएसजी एसएस बाबाजी और बाढ़ परियोजना के मुख्य महाप्रबंधक असित मुखर्जी को केंद्रीय विद्युत राज्य मंत्री कृष्ण पाल, केंद्रीय विद्युत सचिव आलोक कुमार एवं एनटीपीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक गुरदीप सिंह की उपस्थिति में प्रदान किया गया।
सीएम नीतीश कुमार ने धान अधिप्राप्ति को लेकर समीक्षा बैठक की। जाने अधिकारियों को क्या कुछ निर्देश दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में धान अधिप्राप्ति को लेकर समीक्षात्मक बैठक की। मुख्यमंत्री के साथ खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह, सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव व अन्य मौजूद रहे। इस दौरान अधिकारियों को निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार सरकार किसानों की हर संभव सहायता के लिए पूरी तत्पर है। इस बार अल्प वर्षापात के कारण 11 जिलों में सूखे की स्थिति उत्पन्न हुई। मौके पर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण के सचिव विनय कुमार ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 के अंतर्गत धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य, धान अधिप्राप्ति की प्रस्तावित अवधि एवं धान अधिप्राप्ति के लक्ष्य के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस बार धान का एमएसपी 2040 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया है। चरणबद्ध तरीके से धान अधिप्राप्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है। उन्होंने धान के अनुमानित उत्पादन के आधार पर धान अधिप्राप्ति हेतु जिलावार निर्धारित लक्ष्य समितियों के चयन एवं उसकी क्रियाशीलता, सरकारी समितियों का भंडारण क्षमता, इच्छुक किसान की अद्यतन आवेदकों की संख्या एवं धान अधिप्राप्ति के संबंधित अन्य जानकारी दी। बैठक में कृषि विभाग के सचिव एन श्रवण कुमार ने अनुमानित धन उत्पादन के संबंध में जानकारी दी। सहकारिता विभाग की सचिव श्रीमती वंदना प्रेयसी ने धान अधिप्राप्ति कार्यों की अद्यतन जानकारी दी। पटना में पेंशनरों के लिए डाकघर की नई पहल। अब घर बैठे बनवा सकेंगे लाइफ सर्टिफिकेट। पेंशनर अब घर बैठे ही पोस्टमैन के जरिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। इसके लिए केवल पटना जीपीओ के कस्टमर केयर को 0621221307 नंबर या पटना डिवीजन के मोबाइल नंबर 9430811637 पर कॉल करना होगा। कॉल करने के बाद अगले 24 घंटे के अंदर पोस्टमैन बताए गए पते पर पहुंच जाएगा। इसके लिए पेंशनर को केवल 70 रुपए का शुल्क जमा करना होगा। पेंशनरों को प्रत्येक वर्ष नवंबर एवं दिसंबर माह में बैंक या संबंधित विभाग में जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके लिए दूर दराज इलाके के पेंशनरों को कोषागार आने में कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही यात्रा आदि में काफी खर्च हो सकता है। ऐसे में डाक विभाग की इस पहल का लाभ अब पेंशनर घर बैठे उठा सकते हैं। पटना में नहीं थम रहा डेंगू। जिले में आज मिले 128 नए मरीज, आंकड़ा पहुंचा 6300 के पार। पटना जिले में डेंगू का प्रकोप कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। लगातार बढ़ रहे डेंगू संक्रमितों की वजह से नगर निगम एवं स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं की लगातार पोल खोल रहे हैं। जिले में 24 घंटे के अंदर 128 नए मरीज मिले हैं। इनमें सबसे अधिक पटना के पीएमसीएच में 37, एनएमसीएच में 27 और आईजीआईएमएस में 8 मरीज पाए गए हैं। पटना के बड़े अस्पतालों के अलावा जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मंडलीय अस्पताल और कुछ निजी अस्पताल व पैथोलॉजी लैब की जांच में 55 मरीज मिले हैं। इनमें 8 बच्चे, 16 किशोर व बाकी युवक व बुजुर्ग शामिल हैं। 24 घंटे में कुल 12 नए मरीज शहर के अलग अलग अस्पतालों के डेंगू वार्ड में भर्ती किए गए हैं, जबकि 14 लोग स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किए गए हैं। सिविल सर्जन कार्यालय के अनुसार 55 नए मरीज के साथ डेंगू का आंकड़ा 6324 के पार पहुँच गया है। पटना के सामने आ रहे डेंगू मरीजों के सामने 20 से 25% मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ रही है। इस सीजन में लगभग 6500 लोग डेंगू के चपेट में आ चुके हैं। इनमें से कई मरीज तो स्वस्थ हो गए हैं, परंतु अभी भी करीब 1200 एक्टिव मरीज हैं। कुल एक्टिव मरीजों में से 300 के करीब मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। वहीं बाकी मरीज घर पर ही अपना उपचार करा रहे हैं। हाजीपुर सदर अस्पताल में महिला सुरक्षा कर्मी के साथ युवक ने की छेड़खानी, अचानक आया सामने पकड़ लिया। हाजीपुर सदर अस्पताल में शनिवार को जमकर हो हंगामा हुआ। दरअसल यहां एक महिला सुरक्षा कर्मी के साथ कथित छेड़खानी का मामला सामने आया है। महिला सुरक्षा कर्मी के द्वारा हो हल्ला करने पर लोगों ने आरोपी को मौके से पकड़ लिया। इस दौरान अस्पताल परिसर में लगभग 1 घंटे तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। इधर हो रहे हंगामे की सूचना पर मौके पर सिविल सर्जन पहुंचे, जिसके बाद पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर अपने साथ थाने ले गई। हालांकि आरोपी युवक बार बार खुद को निर्दोष और सीसीटीवी फुटेज जांच कराने की मांग करता रहा। कथित पीड़ित महिला सुरक्षा कर्मी ने बताया कि आरोपी युवक उसके पास आया और कहने लगा कि उसे बेटा हुआ है। इसके बाद उसे मिठाई खिलाने के नाम पर उसे अपने साथ चलने को कहा। जब मैंने इसका विरोध किया तो युवक ने मेरा हाथ पकड़ लिया और जबरदस्ती खींच कर ले जाने की कोशिश करने लगा, जिसके बाद शोर मचाने के बाद मौके पर दर्जनों लोगों की भीड़ जुट गई। आरोपी युवक की पहचान नगर के चौहट्टा मोहल्ले के रहने वाला आरोपी युवक प्रतीक कुमार के रूप में हुई है। आरोपी युवक ने अपनी सफाई में बताया कि महिला सुरक्षा कर्मी बेवजह उसे फंसाने की कोशिश कर रही है। वह महिला को जानता तक नहीं। युवक ने कहा कि महिला गार्ड उसे बेटे होने की खुशी में मिठाई खिलाने की जिद कर रही थी। मना करने पर उसने उसको फंसा दिया। आरोपी युवक ने अस्पताल में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच कराने की मांग की है।
बिहार में कांस्टेबल भर्ती के लिए 14 नवंबर से कर सकते हैं आवेदन, जानिए डिटेल। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे बिहार के युवाओं के लिए केंद्रीय चयन पर्षद ने मद्य निषेध उत्पादन व निबंधन विभाग में सिपाही की पद पर भर्ती के लिए बहाली निकाली है। मद्य निषेध सिपाही के रिक्त 689 पदों पर चयन के लिए अभ्यर्थी 14 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं आवेदन की आखिरी तिथि 14 नवंबर होगी। फॉर्म भरने के लिए अभ्यर्थियों को पूरे 1 महीने का वक्त दिया गया है। बहाली के लिए विभाग से 11 नवंबर को अधिसूचना जारी की गई थी। इसके बाद परिषद ने आज विज्ञापन संख्या 2/2022 जारी कर दिया है। मद्य निषेध विभाग में सिपाही पद के लिए अभ्यर्थियों का इंटर पास होना जरूरी है। सिपाही के इस पदों पर 3 चरणों में बहाली होगी। पहला चरण लिखित परीक्षा तो दूसरा चरण फिजिकल टेस्ट होगा। इसके बाद तीसरे चरण में मेरिट लिस्ट जारी कर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। इन पदों पर आवेदन के लिए सामान्य वर्ग एवं महिलाओं एवं पुरुष के लिए न्यूनतम उम्र 28 वर्ष है तो वहीं अधिकतम उम्र 25 है। वहीं SC ST अभ्यर्थियों के आवेदन करने की उम्र सीमा 5 साल की छूट मिली है। इन अभ्यर्थियों के आवेदन के लिए अधिकतम उम्र सीमा 30 वर्ष है। अनारक्षित के लिए 272 सीट, आर्थिक रूप से कमजोर 68 सीट, अनुसूचित जाति के लिए 114 सीट, अनुसूचित जनजाति के लिए 7 सीट, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 124 सीट, पिछड़ा वर्ग के लिए 83 सीट तथा पिछले वर्ग की महिला के लिए 21 सीट आरक्षित की गई है। मुकेश साहनी कुढ़नी पहुंचे, कहा जदयू से पूछकर थोड़े प्रत्याशी उतारेंगे VIP। मुकेश साहनी शनिवार को मुजफ्फरपुर के कुढ़नी पहुंचे, वहां मतदाताओं के विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी उतारने को लेकर तय कर चुकी है। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि आज मतदाताओं को पदाधिकारी से चर्चा किया है, सभी ने मुझे निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि रविवार को पटना में निर्णय की घोषणा की जाएगी। जदयू द्वारा महागठबंधन के प्रत्याशी उतारे जाने के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा सभी पार्टियों को अपने प्रत्याशी उतारने और तय करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि VIP भी अपना प्रत्याशी उतारेगी तो किसी से थोड़ी किसी से पूछेगी। बेटी की शादी में लिया था कर्ज, चुकाने के लिए नहीं है पैसे, इतना सुनते ही जज साहब ने चुका दिया लोन। बिहार के जहानाबाद जिले में शनिवार को लोक अदालत का आयोजन किया गया था। इस दौरान अदालत में कुछ ऐसा नजारा देखने को मिला जिसके बाद आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। दरअसल जज राकेश कुमार सिंह बैंक के कर्ज के एक मामले की सुनवाई कर रहे थे। बैंक से कर्ज लेकर पैसे नहीं चुकाने का आरोप एक गरीब ब्राह्मण पर था। जब जज साहब मामले की सुनवाई कर रहे थे तो गरीब ब्राह्मण ने कहा कि साहब बेटी की शादी के बाद से कर्ज में डूबा हुआ है, किसी तरह जीवन का गुजर बसर कर रहे हैं, इतने पैसे नहीं कि बैंक वालों का कर्ज चुका सकूं। यह कहते हुए गरीब ब्राह्मण फपक फपक कर रोने लगा। इसके बाद जज साहब का दिल पसीज गया। रोते हुए ब्राह्मण की पूरी बात जज राकेश कुमार ने पूरी तसल्ली के साथ सुनी। उसके बाद जज राकेश कुमार ने बैंक के अधिकारियों से कहा कि इस बुजुर्ग का कर्ज मैं अपनी जेब से दे रहा हूं। इसके बाद जज साहब ने अपने जेब से 10,600 रुपए निकाले और बैंक अधिकारियों को सौंप दिया। जज के द्वारा किसी का कर्ज चुकाते बैंक अधिकारी भी हैरत में पड़ गए। बता दें कि बुजुर्ग के ऊपर कुल 18,600 रुपए का कर्ज था, लेकिन बुजुर्ग के पास 8,000 रुपए थे। बाकी के पैसे नहीं होने की स्थिति में जज साहब ने बैंक का पूरा पैसा चुकाकर मामले को रफा दफा कर दिया। जैसे ही इस बात की जानकारी अदालत परिसर में मौजूद लोगों को लगा, पूरे न्यायालय परिसर में जज साहब की प्रशंसा होनी शुरू हो गई। अब लोग जज साहब की दरिया दिली की जमकर सराहना कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बुजुर्ग ब्राह्मण का नाम राजेंद्र तिवारी है। उन्होंने 18 साल पहले अपनी बेटी की शादी में बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लिया था। लोन नहीं चुकाने की स्थिति में बैंक की ओर से बार बार बुजुर्ग को नोटिस भेजा जा रहा था। बैंक अधिकारियों के मुताबिक बुजुर्ग पर लोन की राशि ब्याज सहित बढ़कर 36,775 रुपए हो गए थे। इसके पहले भी बुजुर्ग को लोन चुकाने के लिए कई बार नोटिस भेजा गया था। लोन नहीं चुकाने पर लोग अदालत में केस पहुंचा था। आरा में दुकान पर बैठे पिता पुत्र को बदमाशों ने गोलियों से भूना, बेटे की घटना स्थल पर हुई मौत। बिहार के अपराध की स्थिति क्या है, उसकी जमीनी हकीकत किसी से छुपी हुई नहीं है। इन दिनों सुबह में एक दिन भी ऐसा नहीं गुजर रहा है जब गोलीबारी की घटना सामने नहीं आई हो। ताजा मामला बिहार के भोजपुर जिले के आरा के सामने से आया है। यहाँ बेखौफ बदमाशों ने दुकान पर बैठे पिता पुत्र पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। इस घटना में बेटे की मौत घटना स्थल पर हो गई, जबकि पिता गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना शनिवार की देर शाम की है। अचानक हुई गोलीबारी की इस घटना से पूरे इलाका थर्रा गया। घटना भोजपुर नगर थाना क्षेत्र की शिवगंज मोहल्ले की है। घायलों को स्थानीय लोगों ने पास के ही निजी अस्पताल में दाखिल करवाया, जहाँ घायल की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक पिता पुत्र नगर थाना क्षेत्र के शिवगंज मोहल्ले में एक आटा मिल चलाते थे।
शनिवार को दोनों पिता पुत्र आटा मिल में बैठे हुए थे। इसी दौरान बदमाशों ने अचानक दुकान पर आकर गोलीबारी कर दी। अचानक हुई गोलीबारी की इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल कायम हो गया। जानकारी के मुताबिक बदमाशों ने किसी पूर्व विवाद को लेकर इस कांड को अंजाम दिया। इधर मामले की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस ने बताया कि बदमाशों ने दुकान पर बैठे पिता पुत्र पर अचानक फायरिंग की है। घटना में बेटे की मौत हो गई, जबकि पिता का उपचार एक निजी अस्पताल में किया जा रहा है। घटना के कारणों के बारे में लोगों से पूछताछ की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बता दें कि घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, जबकि स्थानीय लोगों ने पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए। इस गोलीबारी कांड के बाद इलाके में लोगों में पुलिस के प्रति रोष का माहौल बना हुआ है। पटना जू में 2 दिवसीय बाल फिल्म फेस्टिवल का हुआ आगाज। बच्चों से रूबरू हुए अभिनेता संजय मिश्रा। बाल दिवस के पहले बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम की ओर से पटना बाल फिल्मोत्सव 2022 का आगाज संजय गांधी जैविक उद्यान के ओपन थिएटर में हुआ। हिंदी और मराठी भाषा के 3 सुपरहिट फिल्मों ने बच्चों का न सिर्फ मनोरंजन किया बल्कि बाल सुलभ विषयों से बच्चों और उनके अभिभावकों को भाव विभोर कर दिया। इन दौरान बच्चों को जू की सैर भी कराई गई। कला संस्कृति एवं युवा विभाग सचिव व बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम की प्रबंध निदेशक वंदना प्रेयसी ने फिल्मोत्सव के महत्व को रेखांकित करते हुए इस आयोजन को महत्वपूर्ण बताया। बच्चों को वर्तमान का साक्षी और आने वाले समय के लीडर के रूप में चिन्हित करते हुए उन्होंने कहा कि संजय गांधी जैविक उद्यान में फिल्मोत्सव का आयोजन बच्चों और अभिभावकों को जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील बनाने की कोशिश की है। पिछले साल बिहार म्यूजियम में इसका आयोजन अपनी विरासत को आगे लाने की प्रति प्रयास था। बिहार में सूदखोरी का जीन मचा रहा उत्पात। गया में पैसे के लेन देन में महिला पार्षद को बदमाशों ने मारी गोली। बिहार में इन दिनों सूदखोरी का मामला अपने चरम पर है। अभी हाल ही में नवादा के एक ही परिवार के 6 लोगों ने पैसे नहीं चुकाने की स्थिति में जहर खाकर जान दे दी थी। पैसे के लेन देन से जुड़ी एक खबर अब गया जिले में प्रकाश में आया है। यहाँ एक महिला वार्ड पार्षद ने एक युवक को 2 लाख रुपए कर्ज पर दिया था। अब महिला ने पैसे मांगे तो युवक ने बदमाशों के साथ मिलकर महिला को गोली मार दी। घटना में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। मामला परैया थाना क्षेत्र के अजमतगंज का है। जानकारी के मुताबिक महिला वार्ड सदस्य ने डेकोरेशन का बिजनेस चलाने के लिए एक युवक को 2 लाख रुपए उधार दिया था। पैसे मांगने के बाद आरोपी युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर महिला वार्ड पार्षद पर ताबड़तोड़ गोलियां दागी। गोलीबारी की इस घटना में महिला पार्षद को 3 गोलियां लग गई, जिससे वह घटना स्थल पर गंभीर रूप से घायल होकर गिर गई। घायल महिला को स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दाखिल करवाया। यहाँ महिला का उपचार जारी है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया है। घायल महिला की पहचान अजमतगंज पंचायत की महिला वार्ड सदस्य पुनिया देवी के रूप में हुई। पुनिया देवी को बदमाशों ने 3 गोली मारी है। घायल का इलाज मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जारी है। पीड़ित महिला वार्ड सदस्य ने बताया कि शुक्रवार की देर रात वह अपने घर के सामने बैठी हुई थी। तभी रवि बिंद, धर्मेंद्र बिंद और अन्य बदमाश आए और पूछा कि सुखाड़ राशि निकासी वाला फॉर्म आया है कि नहीं। इसी दौरान बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दिया। बिहार की ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए।